हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरु हिंदी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु का अध्ययन करने जा रहे हैं जो हिंदी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि प्रथम श्रेणी व्याख्याता परीक्षा, UGC नेट, सहायक प्रोफेसर और अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। आज हम यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु का अध्ययन करने जा रहे हैं। अरस्तु यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक तथा काव्यशास्त्र में या ये कहे कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र के पिता माने जाते हैं। ये महान दार्शनिक प्लेटो के शिष्य थे। ये प्लेटो के शिष्य थे तथा सिकंदर महान के गुरु थे ये, और प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। ये यूनान की एक प्रसिद्ध गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। आइए हम अरस्तु का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अरस्तु के विषय में सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि अरस्तु ने 3 प्रमुख सिद्धांत दिए थे। सबसे पहले उन्होंने दिया था अनुकरण का सिद्धांत, दूसरा उन्होंने दिया था त्रासदी का सिद्धांत, और तीसरा दिया था इन्होंने विरेचन का सिद्धांत। सर्वप्रथम हम अरस्तु का जीवन परिचय से प्रारंभ करते हैं। आप प्रयास करें कि महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखें ताकि परीक्षा में आपका प्रश्न गलत ना हो। आज जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको केवल ऊपरी या सतही ज्ञान से आपका काम नहीं चलेगा। आपको किसी भी विषय में मूल पुस्तकों का अध्ययन अनिवार्य रूप से करना होगा। इसी के लिए मैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र निर्मला जैन से आपको ये अरस्तु के विषय में पढ़ा रही हूँ। तो अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया के स्तगिरा नामक नगर में हुआ था। इनके पिता निकोमाखस मकदूनिया के राजा सिकंदर के पितामह अभ्युन्तस द्वितीय के राजवेद्य थे। अभिजात और सुसंस्कृत वातावरण अरस्तु को सहज रूप में बाल्यकाल से ही मिला। पिता की छत्र छाया लंबे समय तक अरस्तु के सिर पर नहीं रही, परंतु वंशगत संस्कार उसमें बराबर बने रहे। ईस्वी पूर्व 368 के आसपास उन्होंने एथेंस जाकर प्लेटो के प्रसिद्ध विद्यापीठ में प्रवेश लिया। याद रखें कि 368 ईस्वी पूर्व वे एथेंस गए और उन्होंने प्लेटो के प्रसिद्ध विद्यापीठ में प्रवेश लिया था। अपनी कुशाग्र बुद्धि और अभिजात व्यक्तित्व से वे सबके आकर्षण का केंद्र बने। प्लेटो ने उन्हें अपने विद्यापीठ का मस्तिष्क और शेष सभी छात्रों को शरीर कहा था। उन्होंने विद्यापीठ में लगभग 20 वर्षों तक अनेक विषयों का अध्ययन और तदुपरांत कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य भी किया। गुरु शिष्य के बीच संबंधों की प्रकृति का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि अनेक बातों में तीव्र मतभेद के बावजूद आपसी संबंधों में मधुरता बनी रही। अर्थात प्लेटो से कई सारे विषयों में अरस्तु के विचारों में तीव्र मतभेद था, फिर भी गुरु और शिष्य के जो आपसी संबंध थे वे मधुर बने रहे। प्लेटो की मृत्यु के उपरांत 348 ईसा पूर्व में अरस्तु ने एशिया माइनर के शासक अपने पुराने सहपाठी हेरमियास के नियंत्रण पर एथेंस निमंत्रण पर यह आमंत्रण शासन के सिद्धांतों को जानने के उद्देश्य से दिया गया था, किंतु अंततः हेरमियास ने अपनी दत्तक पुत्री विथियास का विवाह अरस्तु से कर दिया। मैत्री इस प्रकार रिश्तेदारी में बदल गई। दहेज में मिले धन का उपयोग अरस्तु ने वहां रहकर वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया। कुछ समय बाद ईरान के आक्रमण में हेरमियास मारा गया और अरस्तु को एक बार फिर स्थान परिवर्तन के लिए बाध्य होना पड़ा।
343 ईसा पूर्व में अरस्तु मकदूनिया के राजा फिलिप के दरबार में लौटे। इन्होंने विख्यात राजपुत्र सिकंदर महान की शिक्षा का भार संभाल लिया। फिलिप की मृत्यु के बाद भी अरस्तु और सिकंदर के संबंध यथावत बने रहे। कुछ समय बाद इन्होंने एथेंस के निकट अपोलो में एक स्वतंत्र विद्यापीठ की स्थापना की। आप ध्यान रखें कि अरस्तु ने विद्यापीठ की स्थापना कहाँ की, तो अरस्तु ने अपोलो के निकट एक स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापित किया। इस विद्यापीठ में ज्ञान की सभी शाखाओं का अध्ययन किया जाता था। सिकंदर की मृत्यु के बाद अरस्तु ने मकदूनिया छोड़ दिया और ईस्वी पूर्व 322 में अपनी जन्मभूमि स्थगिरा के पास ही खलकिस नगर में उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु से कुछ समय पहले इन्होंने अपनी युगांतकारी रचना वसीयतनामा लिखी, जिसे इतिहास में दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र होने का श्रेय दिया जाता है। इस वसीयतनामे में उन्होंने अपने सभी दासों को मुक्त कर दिया। अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि अरस्तु ने वह कौन सी रचना लिखी जिसे दास प्रथा की मुक्ति का घोषणा पत्र कहा जाता है, तो वह है वसीयतनामा। ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति को लक्ष्य मानने वाले अरस्तु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका मुख्य विषय भौतिक विज्ञान और उसमें भी प्राणी विज्ञान था, किंतु अपने 400 ग्रंथों में ज्ञान विज्ञान का शायद ही कोई क्षेत्र उनसे अछूता रहा हो। महत्वपूर्ण है कि इन्होंने कुल कितने ग्रंथ लिखे, तो इन्होंने लगभग 400 ग्रंथ लिखे हैं। साहित्य के संबंध में विषयों पर इन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की, यानी साहित्य से संबंधित इनके 2 ग्रंथ थे। पहला भाषा शास्त्र, जिसे तेखनेस रिटोरिकेस या रिटोरिक कहा जाता है, और दूसरा है काव्यशास्त्र, जिसे पेरिपोइटिकेस कहा जाता है। दोनों ही पुस्तकें आपको याद होनी चाहिए। भाषा शास्त्र जिसे तेखनेस रिटोरिकेस और काव्यशास्त्र जिसे पेरिपोइटिकेस कहा जाता है। तेखनेस रिटोरिकेस को रिटोरिक भी कहा जाता है। पहले में उन्होंने जो पहला ग्रंथ है जिसे हम भाषा शास्त्र या तेखनेस रिटोरिकेस कहते हैं, में उन्होंने भाषण कला के संदर्भ में अन्य विषयों के साथ भाषा और भावों पर विचार, और दूसरे में काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन प्रतिपादन किया। तो हमें याद रखना है कि इनके दोनों ही ग्रंथों का प्रतिपाद्य क्या है। तो जो सबसे पहला ग्रंथ है, इसमें इन्होंने भाषण कला के संदर्भ में अन्य विषयों के साथ भाषा और भावों पर विचार किया है, जबकि जो दूसरा ग्रंथ है इनका, जिसे हम काव्यशास्त्र और जिसे पेरिपोइटिकेस कहा जाता है, में उसके काव्यशास्त्र के जो मौलिक सिद्धांत हैं उसका विवेचन किया गया है। देखिए पेरिपोइटिकेस। अब प्रश्न सीधे नहीं आकर के कई सारे वाक्यों में आते हैं जिसमें एक गलत वाक्य को छांटना होता है, तो हमें किसी भी विषय में पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। पेरिपोइटिकेस में कुल कितने हैं, तो पेरिपोइटिकेस में कुल 26 असमान अध्याय है। यहाँ ये कहा गया है कि पेरिपोइटिकेस में 26 अध्याय हैं, लेकिन ये 26 ही कैसे हैं, असमान है, क्योंकि इसके कुछ अध्याय तो कुछ पृष्ठों में हैं, जबकि कुछ अध्याय ऐसे भी हैं जो कुछ पंक्तियों में ही समाप्त हो रहे हैं। और यह 50 पृष्ठों की एक छोटी सी रचना है। यदि आपसे ऐसा पूछ लिया जाए परीक्षा में कि पेरिपोइटिकेस किस प्रकार का ग्रंथ है, इसमें 26 असमान अध्याय हैं, यह अरस्तु के एक यूनानी काव्यों का ग्रंथ है, या यह एक बड़ी रचना है, या 50 पृष्ठों की एक बड़ी सी रचना है, तो आपको पता है कि यह 50 पृष्ठों की एक छोटी सी रचना है। इसमें कुल कितने पृष्ठ है ये भी आपको याद रखना होगा। इस ग्रंथ का में मूल रूप से क्या है, तो इस ग्रंथ में अरस्तु ने एक और तो यूनानी काव्य का वस्तुगत विवेचन किया है, यानी यूनान में जो काव्य चल रहा था उसका वस्तुगत विवेचन उन्होंने इस ग्रंथ में किया है, और दूसरी ओर प्लेटो द्वारा काव्य पर लगाए गए, और दूसरी ओर प्लेटो ने काव्य पर जो आक्षेप लगाए थे उनका उत्तर देने का भी इस ग्रंथ में प्रयास किया गया है। यह उत्तर खंडन की शैली में न होकर काव्य के पक्ष समर्थन की चिंता से प्रेरित है। तो इस ग्रंथ में पेरिपोइटिकेस में क्या है, सबसे पहले तो यह एक 26 असमान अध्यायों में विभाजित एक 50 पृष्ठों की छोटी सी रचना है। दूसरी, इसमें यूनानी काव्य का वस्तुगत विवेचन है,
तीसरी बात कि इसमें प्लेटो द्वारा काव्य पर लगाए गए जो भी आक्षेप थे उनका उत्तर देने का प्रयास किया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ कि यह जो उत्तर है ये खंडन की शैली में नहीं है, बल्कि काव्य के पक्ष समर्थन की चिंता से प्रेरित है। अरस्तु की काव्य विषयक मान्यताएं मुख्य रूप से काव्यशास्त्र में मिलती हैं। उन्होंने काव्य की रचना, संरचना और प्रभाव, काव्यशास्त्र की रचना, संरचना और प्रभाव तीनों ही पक्षों पर विचार किया है, किंतु जितना विस्तार इन्होंने त्रासदी की संरचना को दिया है उतना किसी अन्य विषय को नहीं। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि अरस्तु ने काव्य शास्त्र में जो विचार किया है उनमें उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण त्रासदी को माना है। इससे अरस्तु के दृष्टिकोण की वस्तुनिष्ठता प्रमाणित होती है। परवर्ती विचारकों में अरस्तु द्वारा प्रतिपादित अनुकरण और विरेचन सिद्धांत विशेष रूप से चर्चा के विषय रहे हैं। बाद में जो भी साहित्यकार हुए हैं, पाश्चात्य साहित्यकार हुए हैं, उनमें अनुकरण सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत का विशेष रूप से चर्चा का विषय रहा है। दृष्टिभेद से इन सिद्धांतों की अनेक व्याख्याएं सामने आई। काव्य रचना के संबंध में अनुकरण का प्रयोग अरस्तु से पहले भी होता आया था, परंतु विरेचन का प्रयोग पूर्व परंपरा में नहीं मिलता है। अर्थात अनुकरण का प्रयोग तो अरस्तु से पहले भी हो रहा था, लेकिन विरेचन के विषय में पूर्व परंपरा यानी इनसे पहले किसी ने नहीं लिखा था। अरस्तु से पहले अनुकरण प्लेटो द्वारा प्रयोग किया गया था और उन्होंने अनुकरण का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने काव्य को सत्य से त्रिधा दूर कहा था, अर्थात काव्य सत्य से 3 गुना दूर है ऐसा कहा था। और इसी का इस पुस्तक में अर्थात पेरिपाइथिकेस में अरस्तु द्वारा निराकरण किया गया है। उनके भाष्यकारों का अनुमान है कि अरस्तु ने इस शब्द का ग्रहण काव्य चिंतन परंपरा से न करके अपनी वंश परंपरा अर्थात चिकित्सा शास्त्र से किया है। यहाँ विरेचन शब्द जो है, यहाँ कहा जाता है कि भाष्यकार जो है जिन्होंने अरस्तु के काव्य शास्त्र पर टीकाएं लिखी हैं, तो उनका ऐसा मानना है कि अरस्तु ने ये जो विरेचन सिद्धांत है इसका प्रयोग काव्य चिंतन परंपरा से नहीं किया, बल्कि चिकित्सा शास्त्र से किया है। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि अरस्तु का जो विरेचन सिद्धांत है यह विरेचन मूल रूप से किस शास्त्र से लिया गया है, तो यह मूल रूप से चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। काव्य और अनुकरण। काव्यशास्त्र के आरंभ में ही अरस्तु ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अन्य कलाओं की भांति काव्य भी अनुकरण धर्मी कला है। अर्थात अरस्तु ने प्रारंभ में ही कह दिया था कि जिस प्रकार दूसरी कलाएं हैं, चित्रकला आदि, उनकी ही तरह अनुकरण धर्मी क्या है, यह काव्य भी अनुकरण धर्मी है। चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की तरह ही कवि भी अनुकर्ता है। यहाँ प्रश्न बनता है कि अरस्तु ने काव्य को अनुकरण धर्मी तथा कवि को अनुकर्ता कहा है। काव्य रचना के विभिन्न रूप त्रासदी, महाकाव्य और कामदी आदि भी अनुकरण के ही प्रकार हैं। काव्य रचना के मूल रूप से 3 रूप होते हैं। पहला है त्रासदी, महाकाव्य और तीसरा है कामदी, जिसे कॉमेडी भी कहा जाता है। कलाओं के संदर्भ में अनुकरण का प्रयोग अरस्तु से पहले ही यूनान में परंपरा से प्रचलित था। अर्थात अनुकरण का ये जो प्रयोग है ये अरस्तु से पहले ही यूनान में प्रचलित था। हिंदी में अनुकरण का प्रयोग मूल यूनानी शब्द मिमेसिस के अंग्रेजी रूपांतरण इमिटेशन के पर्याय के रूप में किया जाता है। प्रश्न आता है कि अनुकरण का यूनानी शब्द क्या है। हमें याद रखना है कि अनुकरण का यूनानी शब्द है मिमेसिस और इसका अंग्रेजी रूपांतरण है इमिटेशन। प्रोफेसर गिलबर्ट मरे याद रखिएगा के अनुसार यूनानी भाषा में कवि का पर्यायवाची शब्द है पोएटेस, जिसका अर्थ है कर्ता। प्रोफेसर गिलबर्ट मरे के अनुसार यूनानी भाषा में कवि का पर्यायवाची शब्द है पोएटेस, जिसका अर्थ है कर्ता। व्यवहार में इसका अर्थ हो गया अनुकर्ता और परंपरा के अनुरोध में यह कवि कर्म के लिए चल पड़ा। प्लेटो ने जिस अनेक कारणों से काव्य का बहिष्कार किया था, उनमें से एक कारण उसकी यह अनुकरण धर्मी प्रकृति थी। उनके अनुसार अनुकृतियों का निर्माता कवि मूल कृतियों के तात्विक ज्ञान से भी वंचित होता है।
वह नकल करता है और नकल करने के लिए वस्तुओं के बाह्य रूप की प्रतीति और सम्मति पर्याप्त हैं। अरस्तु ने इस परंपरा से प्रचलित शब्द को ग्रहण कर लिया, किंतु उसका प्रयोग भिन्न अर्थ में किया। यानी अरस्तु ने भी इस परंपरा से जो शब्द चला आ रहा था उसको ग्रहण तो किया, लेकिन इसका प्रयोग भिन्न अर्थ में कहा। अरस्तु ने काव्य को प्रकृति की अनुकृति कहा। सबसे पहले में याद रखना है कि अरस्तु ने काव्य को क्या कहा है, तो अरस्तु ने काव्य को प्रकृति की अनुकृति कहा है। चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की तरह है, कवि को अनुकर्ता स्वीकार करते हुए इन्होंने अनुकार्य की प्रकृति की व्याख्या की। उनके अनुसार तो अरस्तु कहते हैं कि अनुकार्य जो है उसकी अनिवार्यता अनुकार्य की अनिवार्यता है 3 प्रकार की वस्तुओं से कोई एक हो सकती है। यानी ये जो अनुकार्य हैं यह 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, जैसी वे थी या है। सबसे पहले तो अनुकार्य यानी कि अनुकरण क्या है कि जैसी वे थी या है। दूसरी, जैसी वे कही या समझी जाती हैं, अथवा वह यानी जैसी वे होनी चाहिए। तो अरस्तु के अनुसार अनुकरण क्या है कि जैसी अनुकार्य यानी कि जो वस्तु है जिसका काव्य का जिसका अनुकरण किया जाता है वह 3 प्रकार से हो सकता है। या तो वह जैसी थी या है, या वह जैसी कही जाती है या समझी जाती है, अथवा जैसी वे होनी चाहिए। कुछ आगे चलकर इन्होंने कवि और इतिहासकार का अंतर बताते हुए स्पष्ट किया है। ये महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान रखना है कि इतिहासकार उसका वर्णन करता है जो घटित हो चुका है। इतिहासकार उसका वर्णन करता है जो घटित हो चुका है, और कवि उसका जो घटित हो सकता है। इतिहास विशेष की अभिव्यक्ति है, जबकि काव्य सार्वभौम की। इसीलिए काव्य का स्वरूप इतिहास से भव्यतर होता है और उसमें दार्शनिकता अधिक रहती है। अब यहाँ यदि अंतर आ जाए प्रश्न में, और इतिहास में और काव्य में अगर अंतर, कवि और इतिहासकार के विषय में अगर अंतर आ जाता है और प्रश्न में जरा सा भी घुमा दिया जाता है, जैसे इतिहास विशेष की अभिव्यक्ति है और पूछ ले कि इतिहास सामान्य की अभिव्यक्ति है, तो वह गलत हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक शब्द और प्रत्येक पंक्ति को आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। नाम रूप से विशिष्ट व्यक्तियों के माध्यम से सार्वभौमिकता की सिद्धि काव्य का लक्ष्य होता है। अर्थात व्यक्ति तो विशिष्ट होते हैं, किंतु उनके आचरण की अभिव्यक्ति संभाव्यता और आवश्यकता के नियम के अनुसार की जाती है। यही उनकी सामान्यता या सार्वभौमिकता होती है। अरस्तु के व्याख्याकारों ने लगभग निर्विवाद रूप से स्वीकार किया है कि अरस्तु ने शब्द तो परंपरा से लिया है, किंतु उसका प्रयोग नकल की परंपरा प्राप्त अर्थ में नहीं लिया है। अरस्तु इस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में कर रहे थे, इसकी व्याख्या इतिहास क्रम में प्रमुख रूप से 3 दृष्टियों से की गई। अर्थात अरस्तु ने जो अनुकरण शब्द का प्रयोग किया है वह बाद के इतिहासकारों के लिए इसकी व्याख्या 3 रूप से की गई थी। विवेचन के लिए इन्हें सबसे पहले नव्य क्लासिकी व्याख्या, दूसरी रोमांटिक व्याख्या और तीसरी है रूपवादी या संरचनावादी व्याख्या। यानी अरस्तु के सिद्धांतों की व्याख्या 3 प्रकार से की गई, और वह 3 कौन कौन से हैं? नव्य क्लासिकी व्याख्या, रोमांटिक व्याख्या और रूपवादी तथा संरचनावादी व्याख्या। ध्यान दिलाना अप्रासंगिक न होगा कि ग्रीक चिंतन के गंभीर अध्ययन की परंपरा का आरंभ मध्य युग में नव्य शास्त्र के उदय के साथ ही हुआ था। सबसे पहले नव्य क्लासिकी व्याख्या, और इसके प्रेरक थे होरेस। हमें ध्यान रखना है कि नव्य क्लासिकी व्याख्या के प्रेरक कौन थे? तो होरेस। ये इनका समय था 17वीं 18वीं शताब्दी। मध्य युग के पंडित वर्ग ने अरस्तु के सूत्र काव्य प्रकृति की अनुकृति है की व्याख्या करते हुए प्रकृति का अर्थ किया है नियमों से बंधा हुआ जीवन, और अनुकरण का अर्थ क्या है? यथावत प्रत्यंक। क्योंकि अरस्तु ने कहा था कि काव्य प्रकृति की अनुकृति है, और इसके विषय में जो नव्य क्लासिकी व्याख्याकार थे उन्होंने कहा कि प्रकृति का तो अर्थ है नियमों से बंधा हुआ, और जीवन का अनुकरण का अर्थ है यथावत प्रत्यंकन। इन व्याख्याकारों ने चर्च के पादरियों में फादर क्विंटिलियन और सेंट थॉमस अक्वाइनस विशेष उल्लेखनीय हैं। अनुकार्य का सीमा विस्तार करते हुए इन्होंने उसमें पूर्व परंपरा के महान रचनाकारों को भी शामिल किया, किंतु अनुकरण का अर्थ वही रहा, हूबहू नकल।
ऐसा स्वाभाविक था। यदि प्रकृति को नियमबद्ध जीवन तक सीमित कर दिया जाए तो वस्तु के उसी रूप का अनुकरण हो सकेगा जैसी वे थी या है, जैसी वे हो सकती है या जैसी वे होनी चाहिए की गुंजाइश ऐसे अनुकरण में कभी भी नहीं होगी। वह भरसक यथावत प्रत्यंकन मात्र होगा। पूर्व परंपरा के आदर्श रचनाकारों को भी अनुकार्य मान लेने पर कवि का लक्ष्य होगा उस मूल आदर्श की यथासंभव पुनरावृत्ति। मौलिक सृजन का अवकाश उस स्थिति में नहीं होगा। अर्थात ये जो नव्य क्लासिकी व्याख्याकार जो है, इन्होंने क्योंकि अरस्तु के सूत्र काव्य प्रकृति के अनुकृति है की व्याख्या प्रकृति क्योंकि नियमों से बंधा हुआ उसका यथावत प्रत्यांकन इस रूप में की थी, इसीलिए इन्होंने अनुकरण का अर्थ वही लिया जो परंपरा से चला आ रहा था, जिसका अर्थ था हूबहू नकल। और ऐसे में कहीं पर भी क्योंकि यहाँ पर अनुकरण का में केवल वही हो सकेगा जैसी वे थी या है, यानी वस्तु का प्रत्यांकन केवल वही रह जाएगा जैसी वे हो सकती है या जैसी वे होनी चाहिए की गुंजाइश इसमें हो ही नहीं सकती है। आगे देखिए, यथावत प्रत्यांकन तभी संभव है जब अनुकर्ता अनुकरण को वस्तु के उसी रूप तक सीमित रखे जैसी वह है, जैसी वह हो सकती है या जैसी वह होनी चाहिए की सीमा में प्रवेश करते ही यह संभावना और आदर्श को रूपायित करेगा। जो नहीं है उस अप्रस्तुत की कल्पना या आकांक्षा के आधार पर मौलिक सृष्टि ही की जा सकती है। प्रस्तुत के आधार पर यथावत की प्रस्तुति नहीं की जा सकती। कलाकृति में प्रस्तुत के प्रतीयमान रूप का ही अनुकरण संभव है, यथावत रूप का नहीं। प्रख्यात कथानक नाटककार को बहुधा श्रुति परंपरा या लिखित परंपरा से प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में वस्तु के वास्तविक रूप के प्रत्यक्ष दर्शन और सत्यापन का प्रश्न ही नहीं उठता। अर्थात जो प्रख्यात यानी पुराने जो कथानक या नाटककार, जो प्रख्यात कथानक है वह नाटककार को यानी जो नाटक लिखने वाला है उसको बहुधा यानी कि बहुत बार तो क्या होता है कि श्रुति परंपरा सुनने की परंपरा से ही प्राप्त होता है और लिखित परंपरा से प्राप्त नहीं है। तो ये जो प्राचीन कथानक है वे नाटककार को श्रुति परंपरा यानी सुनने वाली परंपरा से प्राप्त हुए हैं, लिखित परंपरा से प्राप्त नहीं हुए, यानी कि कहानियाँ बार बार मौखिक होती थी और इसीलिए वस्तु की वास्तविक रूप में प्रत्यक्ष दर्शन और सत्यापन का तो प्रश्न ही नहीं था। यथावत प्रत्यांकन का तात्पर्य इस प्रकार के वस्तुनिष्ठ आधार के महत्व को स्वीकृति से अधिक कुछ नहीं माना जा सकता, परंतु नव्य शास्त्रवादियों की ये व्याख्या रीतिबद्ध काव्य रचना के प्रेरक मंत्र सिद्ध हुई। यह हमें याद रखना है कि ये जो नव्य शास्त्रवादियों की ये जो व्याख्या है ना, ये रीतिबद्ध काव्य रचना की प्रेरक मंत्र रही हैं। इसकी दूसरी आ जाती है व्याख्या रोमांटिक व्याख्या। आधुनिक युग में अनुकरण के सिद्धांत की पुनर्व्याख्या का सिलसिला उसके टीकाकारों और आलोचकों के बीच आरंभ हुआ, तो अनुकरण को यथावत प्रत्यांकन तक सीमित कर देना उन्हें स्वीकार्य नहीं हुआ। ये जो रोमांटिक व्याख्याकार है, इन्होंने कहा कि अनुकरण का अर्थ यथावत प्रत्यांकन ही नहीं है। इसके प्रसिद्ध व्याख्याता रहे हैं बूचर, और बूचर अरस्तु के सबसे बड़े टीकाकार या व्याख्याकार माने जाते हैं। इन्होंने अरस्तु के साक्ष्य पर प्रश्न उठाया कि कौन कहता है कि कवि अनुकर्ता है, वह तो ईश्वर की तरह काव्य जगत का निर्माता है या स्वयं करता है। बात को और स्पष्ट करते हुए बूचर ने कहा है कि अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय था सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन, सांकेतिक उल्लेखन नहीं। एक बार दोबारा देखिए कि बूचर क्या कहते थे। बूचर ने कहा कि कौन कहता है कि कवि अनुकर्ता है, यानी कवि को अनुकर्ता किसने कह दिया, वह तो ईश्वर की तरह ही काव्य जगत का निर्माता है, वह स्वयं करता है। और इस बात को स्पष्ट करते हुए इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय था सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनः उत्पादन, सांकेतिक उल्लेखन नहीं बल्कि मूल का पुनरुत्पादन। ये हमें महत्वपूर्ण हमें याद रखना है कि बूचर के अनुसार अनुकरण का क्या अर्थ लिया है बूचर ने, तो बूचर ने उसका अनुकरण का अर्थ लिया है सादृश्य विधान या मूल का पुनः उत्पादन। बूचर के आधार पर अरस्तु ने काव्यशास्त्र के हिंदी अनुवाद की भूमिका में, यानी एक और महत्वपूर्ण है कि काव्यशास्त्र के हिंदी अनुवाद की भूमिका में डॉक्टर नगेंद्र ने अरस्तु के मत की इस रोमांटिक व्याख्याओं को उद्धृत करते हुए उन पर विचार किया है, और इन व्याख्याताओं के प्रमुख इस प्रकार हैं।
अब डॉक्टर नगेंद्र ने अरस्तु के विषय में जो भी कहा गया है उस विषय में इस प्रकार कहा है कि गिलबर्ट मरे, जिन्होंने पोएतेस के व्युत्पत्तिपरक अर्थकर्ता या रचयिता के आधार पर अनुकरण का अर्थ किया था रचना या करण। कहना न होगा कि इस काव्य में कवि मात्र अनुकर्ता और मौलिक सृष्टा दोनों के बीच निर्माता या रचयिता की कोटि में आएगा। गिलबर्ट मरे ने जैसे कहा था उसके अनुसार कवि अनुकर्ता और मौलिक सृष्टा दोनों के ही बीच का यानी कि निर्माता या रचयिता की कोटि में आएगा। एटकिंस ने अनुकरण को सृजनात्मक दर्शन की क्रिया अथवा प्राय पुनः सृजन का ही नाम स्वीकार किया है। स्कॉट जेम्स ने कहा है कि अरस्तु के काव्यशास्त्र में अनुकरण से अभिप्राय है साहित्य में जीवन का वस्तुपरक अंकन। तो स्कॉट जेम्स ने अनुकरण के विषय में क्या कहा है कि अनुकरण से तात्पर्य है जीवन का वस्तुपरक अंकन। और बूचर स्वयं कहते हैं कि अरस्तु के अनुकरण शब्द का अर्थ है सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनः उत्पादन, सांकेतिक उल्लेखन नहीं। वह भी कि कलाकृति मूल वस्तु का पुनरुत्पादन, जैसी वह होती है वैसी नहीं वरन जैसी वह इंद्रियों को प्रतीत होती है वैसा करती हैं। कला का संवेदन तत्वग्राहिणी बुद्धि के प्रति नहीं वरन भावुकता तथा मन की मूर्ति विधायिनी शक्ति के प्रति होता है। उपयुक्त व्याख्याओं में विवेचन करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने इस बात पर बल दिया है कि अरस्तु जब कला को प्रकृति की अनुकृति कहते हैं तो प्रकृति से उनका तात्पर्य जीवन के अंतर्बाह्य दोनों ही रूपों से हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि बाह्य या मूर्त तो वही होता है जो घटित हो चुका है, अर्थात वस्तुएं जैसी थी या हैं, किंतु जब अनुकरण उनका होगा जैसी वे कही या समझी जाती हैं अथवा जैसी वे होनी चाहिए, तो अनुकार्य का यह रूप संभावना या आदर्श पर निर्भर होने के कारण कल्पना का विषय होगा। जीवन में जो मूर्त है वही इंद्रिय ज्ञान का विषय होगा और उसी का वस्तुपरक अंकन संभव हो सकेगा। यहाँ आप लोग नोट करें कि अरस्तु का काव्यशास्त्र डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक का नाम है, अतः कल्पनापेक्षी है, उसका अनुकरण तो भावपरक ही होगा। उन्होंने आगे बढ़कर यह भी कहा कि मूर्त देश और काल की सीमा में परिबद्ध होने के कारण विशिष्ट रहता है, जिसके कारण अमूर्त भाव विचार तथा कल्पना इन सीमाओं से मुक्त होने के कारण सामान्य अर्थात सार्वभौम तथा सर्वकालिक बन जाता है। विशिष्ट को सत्य सीमित है, सामान्य का असीम, इसीलिए यह भव्यतर है, इसमें दार्शनिकता अधिक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि काव्य को निश्चल आत्माभिव्यक्ति स्वीकार करने वाले आचार्य का अमूर्त और अनुकर्ता के भाव और कल्पना पर अतिरिक्त बल देना स्वाभाविक है और उसकी अपनी काव्य दृष्टि के सर्वथा अनुकूल है। स्वयं अरस्तु ने वस्तुपरक अंकन की तुलना में संभाव्य और आदर्श अनुकरण को अधिक दार्शनिक और भव्यतर कहा है। इसका ठोस प्रमाण नहीं मिलता। उन्होंने यह संकेत इतिहास के सत्य और काव्य सत्य के बीच तुलना करते हुए तो अवश्य दिया है, किंतु काव्य के अपने वृत्त के भीतर ऐसी श्रेणी निरूपण स्पष्ट रूप से नहीं किया। अर्थात यहाँ अरस्तु ने जो अपने काव्य के विषय में वस्तुपरक अंकन की तुलना में सामान्य और आदर्श का अनुकरण को अधिक दार्शनिक और भव्यतर कहा है, ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है, क्योंकि इन्होंने जब इतिहास और काव्य के बीच में जब तुलना की थी तो उसमें इन्होंने कहा था कि काव्य जो है वह इतिहास तो वह बताता है जो हो चुका है, लेकिन काव्य वह बताता है जो कि होना चाहिए या हो सकता है। इसीलिए लेकिन कहीं पर भी इन्होंने काव्य शास्त्र में इस प्रकार का वर्णन नहीं किया है। अनुकरण की जो प्रक्रिया है वह कल्पना सापेक्षी होती है, यह तो अरस्तु की उक्तियों से स्पष्ट है, किंतु अनुकरण का विषय प्रकृति अथवा जीवन का अंतरंग अथवा अनुभूति विचार कल्पना आदि भी हैं, ऐसा उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। अतः इस बात से सहमति तो और भी कठिन है कि अरस्तु के अनुसार इन दोनों ही बहिरंग और अंतरंग में भी अंतरंग की ही प्राधान्य है। कम से कम अरस्तु ने स्वयं ऐसा नहीं कहा। यह भी नहीं कि वस्तु के प्रत्यक्ष रूप की अपेक्षा उसका कल्पनात्मक तथा विचारात्मक रूप ही अधिक ग्राह्य है। अब यहाँ देखिए
कि डॉक्टर नगेंद्र और बूचर के आधार पर अरस्तु के अनुकरण संबंधी मान्यता को 4 चरणों में बताया गया है। आपको ये 4 ही चरण अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए। सबसे पहले तो कलाकृति जो है वो मूल वस्तु का पुनर्उत्पादन है, अर्थात जो अनुकरण है उसका अर्थ डॉक्टर नगेंद्र और बूचर ने किस आधार पर किया है वह आप देखिए। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि कलाकृति जो है वो मूल वस्तु का पुनर्उत्पादन है। दूसरा इन्होंने कहा कि यह पुनरुत्पादन जो है वो वस्तु के मौलिक रूप का नहीं है, यह उसके प्रतीयमान रूप का होता है, अर्थात वस्तु कैसी होनी चाहिए। अर्थात कलाकृति कलाकार के मनोगत बिंब का प्रतिफल होती है, अर्थात उसके मन में जो चित्र उभरता है यह कलाकृति जो होती है वह कलाकार के मन में जो चित्र उत्पन्न हो रहा है उसका प्रतिफल होती है। कलाकृति में मानव जीवन के सामान्य पक्ष का अनुकरण होता है। कलाकृति मानव जीवन का आदर्शीकृत प्रतिरूप है। बूचर के अनुसार अरस्तु ने अनुकरण का प्रयोग प्लेटो के अनुकरण से सर्वथा भिन्न अर्थ में किया। प्लेटो यहाँ कहा करते थे कि काव्य चूँकि प्रकृति का अनुकरण है इसीलिए वह सत्य से त्रिधा दूर है, यानी तिगुना दूर है, और इसीलिए काव्य त्याज्य है, अर्थात त्याग देना चाहिए, और काव्य का बहिष्कार करने की बात भी प्लेटो करते हैं। लेकिन अरस्तु ने जो कहा है वह प्लेटो के अनुकरण से सर्वथा भिन्न है। अरस्तु द्वारा प्रयुक्त अर्थ में यह शब्द उस हीनार्थकता से बहुत दूर तक मुक्त हुआ जो उनके गुरु प्लेटो के प्रयोग ने उन्हें प्रदान की थी। अर्थात प्लेटो ने अनुकरण का अर्थ हीन अर्थ में किया था। मैंने अभी बताया कि प्लेटो के अनुसार काव्य त्याज्य है क्योंकि वह मनुष्य की आत्मा को दूषित करता है। तीसरी इनकी व्याख्या थी अरस्तु के सिद्धांत की, और वह थी रूपवादी या संरचनावादी व्याख्या। तो 20वीं शताब्दी के उन आलोचकों ने की थी जो नव्य अरस्तुवादी या शिकागो आलोचक कहे जाते थे। ध्यान रखिएगा कि ये जो रूपवादी या संरचनावादी व्याख्याकार हैं ये 20वीं शताब्दी के वे आलोचक थे जो नव्य अरस्तुवादी या शिकागो आलोचक कहलाए थे। इन आलोचकों ने कलाकृति की स्वायत्त सत्ता की वकालत की थी। अनुकरण पर विचार करते हुए इस वर्ग के सबसे प्रमुख आलोचक थे R.S. क्रेन, और उन्होंने कहा था कि यह सिद्धांत कविता की केवल प्रतिछायात्मक सत्ता नहीं है, बल्कि ऐसी प्रतिछायात्मक सत्ता जिसके बाहर जीवन की सत्ता निरंतर वर्तमान सच्चाई के रूप में कायम रहे। ये कहते हैं कि केवल प्रतिछायात्मक नहीं है बल्कि ऐसी सत्ता है जिसके बाहर भी जीवन की सत्ता निरंतर वर्तमान सच्चाई के रूप में कायम रहे। ऐसा मान लेने पर अपने उत्कर्ष के लिए जीवन को जैसे तैसे आत्मसात करना और उसके साथ न्याय करना कला के लिए अनिवार्य होगा। कला इस प्रकार जीवन के अधीन हो जाएगी और जीवन कला की कसौटी होगा। इन्होंने स्पष्ट किया है कि कला केवल इस अर्थ में अनुकरण होती है कि उसके द्वारा किसी प्रकृत प्रक्रिया या रूप का सादृश्य निर्मित किया जाता है। अतः कविता की ऐसी स्थिति में अनुकृति कहा जा सकता है, यानी कला केवल अनुकरण इसलिए कही जाती है कि वह जिस भी प्रकृत प्रक्रिया या रूप का सादृश्य निर्मित किया जाता है, यानी जो अर्थात प्रकृत प्रक्रिया यानी जो हो रही है उस प्रक्रिया या उस रूप के सादृश्य का निर्माण करती है, इसीलिए इसे अनुकरण कहा जाता है। लेकिन यहाँ कहते हैं जब वह स्वतः पूर्ण मूर्त रूप से पूर्णतः ग्राह्य हो, यानी उसको अनुकृति क्या कब कहा जाएगा? जब वह स्वतः पूर्ण हो, मूर्त रूप में पूर्णतः ग्राह्य हो। यह मान लिया जाए कि कवि उसका निर्माण करते समय हमारे भीतर लगभग जैसी मानव चरित्रों का भ्रम उत्पन्न करने के लिए भाषा की कतिपय संभावनाओं का प्रयोग करता है। अर्थात वह कलाकृति कब अनुकृति होगी कि वह स्वतः पूर्ण मूर्त रूप में पूर्णतः ग्राह्य हो और यह मान लिया जाए कि कवि उसका निर्माण करते समय हमारे भीतर लगभग हम जैसे ही मानव चरित्रों का भ्रम उत्पन्न करने के लिए भाषा की कतिपय संभावनाओं का प्रयोग करता हो। उनके अनुसार अनुकरण जो वह संरचनाधर्मी है और इस प्रकार परसुएशन जैसे दूसरे सिद्धांतों से भिन्न है जिनका संबंध वक्तृत्व कला से है। अर्थात अरस्तु के काव्य के संदर्भ में अनुकरण का प्रयोग काव्य कला को वक्तृत्व कला की मूल प्रकृति से अलगाने के लिए किया गया है। क्रेन के बाद अनुकरण और विरेचन सिद्धांतों पर पुनर्विचार करते हुए हार्वे डी गोल्डस्टीन ने कहा है कि अरस्तु जब कहते हैं कि कला प्रकृति का अनुकरण करती है तो उसका आशय है
कला की प्रकृति और प्रक्रिया में प्रकृति की पद्धति और प्रक्रिया का अनुकरण किया जाना, वस्तु का नहीं बल्कि उस प्रक्रिया का अनुकरण किया जाना। गोल्डस्टीन कहते हैं कि अनुकरण सिद्धांत में महत्वपूर्ण पद है सौद्देश्य निर्माण, एक ऐसे लक्ष्य के लिए जिसे रूप कहा जाता है। इन्होंने बल देकर कहा कि अनुकरण सिद्धांत कला की स्वायत्तता का सिद्धांत है, पराश्रिता का नहीं। उसकी मूल प्रतिज्ञा यह नहीं कि कला प्रकृति है, अर्थ यह प्रकृति पर आश्रित है, बल्कि वह कला को कला के रूप में प्रतिष्ठित करता है। तो गोल्डस्टीन का जो सिद्धांत है वह कला को कला के रूप में प्रतिष्ठित करता है। गोल्डस्टीन ने इस बात पर विशेष बल दिया कि अनुकरण सिद्धांत की विशेषता इस बात में है कि वह कला सिद्धांत के रूप में कलाओं के संरचनात्मक वैशिष्ट्य की ओर संकेत करता है। अरस्तु के काव्यशास्त्र में इसी संरचनात्मक प्रक्रिया की व्याख्या विश्लेषण किया गया है। इन्होंने तर्क दिया है कि त्रासदी की संरचना में कथानक पर बल देने का कारण भी यही है। यदि हम अरस्तु के इस कथन पर ध्यान दें कि कवि कथानकों के अनुकरण के नाते अनुकरता है और कथानक ही काव्य की आत्मा होती है, तो हमें यह मानने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि काव्य में कथानक या संगठनात्मक सिद्धांत या तत्व होता है। अब हम निष्कर्ष रूप में देखते हैं कि निष्कर्ष रूप में नव्य अरस्तुवादी आलोचकों की मान्यता है कि अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय वस्तुओं का अनुकरण नहीं, वस्तुओं के निर्माण की मूलवर्ती प्रक्रिया का अनुकरण था। विभिन्न व्याख्याओं को ध्यान में रखते हुए अरस्तु के अनुकरण विषयक धारणा को एल्डर ओल्सन के आधार पर निष्कर्ष रूप में हम इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है, आप सभी को ये याद रखने हैं। सबसे पहले अरस्तु द्वारा प्रयुक्त शब्द अनुकरण और उससे व्युत्पन्न अभिव्यक्तियों में किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं है। अनुकरण का अर्थ है समान व्यवहार या समान निर्माण। नाटकीय पद्धति समाख्यान पद्धति से इसलिए अधिक अनुकरणात्मक होती है क्योंकि उसमें समानता की संभावनाएं अधिक रहती है। विशेष का अनुकरण नकल होती है, किंतु त्रासदी और कॉमेडी इसलिए नकल नहीं होती क्योंकि उसमें सार्वभौम का अनुकरण होता है, विशेष का नहीं। ध्यान रखें कि विशेष का अनुकरण भले ही नकल हो सकती है, लेकिन त्रासदी और कॉमेडी में नकल हो ही नहीं सकती क्योंकि उसमें सार्वभौम का अनुकरण होता है, विशेष का अनुकरण नहीं होता है। काव्यात्मक अनुकरण सार्वभौम का होता है, अतः उसमें समानता के अंतर्गत आवश्यकता और संभाव्यता निहित रहती हैं। समानता की पहचान में अंतर्भूत आनंद को हम उपमा और रूपक से होने वाले आनंद के आधार पर व्याख्यायित कर सकते हैं। तो जिस प्रकार हर अनुकरण कला नहीं है, उसी प्रकार हर कला भी अनुकरण नहीं है। इस प्रकार अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत पूर्ण होता है। हमें इसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं उन्हें याद रखने हैं। एक बार इस कक्षा को सुनें और समझें। हम अगली कक्षा में मिलेंगे जिसमें जो भी विशेष अनुकरण सिद्धांत के विषय में जो भी विशेष बात आई है उसे हम और याद करेंगे और उसके बाद हम त्रासदी सिद्धांत पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। जब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाएं, छात्रों तक पहुंचाएं, छात्र छात्राओं तक, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।